नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। भारतीय अवाम ताकत दल अपने भारतीय भाई बहनों अर्थात अपने देश भारत की जनता अर्थात अपनी भारतीय अवाम से भारतीयता आधारित आपसी श्रद्धा, भारतीयता आधारित आपसी स्नेह, भारतीयता आधारित आपसी प्रेम, भारतीयता आधारित आपसी अखलाक मोहब्बत, भारतीयता आधारित आपसी सहयोग, भारतीयता आधारित आपसी सम्मान, भारतीयता आधारित आपसी एकता, भारतीयता आधारित आपसी भाईचारा तथा भारतीयता आधारित आपसी सद्भाव को समझने व इन्हें आत्मसात करके वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और इसके समस्त भारत में प्रचार प्रसार करने हेतु और इसकी अहमियत और महत्व को प्रत्येक देशवासी को समझाकर उसे अपनाते हुए वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और प्रत्येक देशवासी को अपना ही भारतीय भाई बहन मानकर, समझकर और अपनाकर उनके साथ वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु सतत, सदैव और हमेशा अदब के साथ, आदर के साथ अर्ज करता है, विनती करता है। जैसा कि कुछ इस YouTube के कथानकों में बताया गया है कि भारतीय जनता दल करीब 4.5 साल से ऊपर ये जो सीमित साधन है सोशल मीडिया का, YouTube का वीडियो के माध्यम से के पैगाम के माध्यम से अपने देश में भारतीयता का एक परिवेश लाने की निरंतर कोशिश में लगा हुआ है। उसी का एक अभियान चला रहा है। हमारे आदरणीय भारतीय भाइयों बहनों में, हमारे आदरणीय भारतीय अवाम में इसकी जागृति भी हो रही है। कोने कोने से इसकी प्रतिध्वनि भी आ रही है। लेकिन जिस पैमाने पर अभी आना चाहिए वो उस पैमाने पर अभी आना बाकी है। वो एक बहुत मुख्य विषय है। दूसरा विषय यह है कि ये सार्थक तभी होगा जब हम अपने संगठन के साथ, अपने कार्यकर्ताओं के साथ, अपने पदाधिकारियों के साथ आपके मध्य में आए और इसी संदेश को 1 to 1 आमने सामने करके आपको समझाएं, आपको निवेदन करें और वो जागृति लाने में आपकी साझेदारी, आपकी भागीदारी, आपकी सक्रियता का इस्तेमाल करें। तो ये बताना आवश्यक है कि इसके लिए जो माने संसाधन की बात है, संसाधन के लिए संघर्ष चल रहा था, अब वो बहुत ही जल्द सार्थक होने वाला है। तो हम जो है संगठन बना करके और संगठन के निर्माण के लिए भी, पदाधिकारियों के चयन के लिए भी, कार्यकर्ताओं के चयन के लिए भी और 2024 के लिए जो उम्मीदवारों के चयन के लिए भी हम आपके बीच में आएंगे और आप ही से सलाह मशवरा करके जो है उम्मीदवारों का चयन जो है वो सभी जो लोकसभा है 543 उसके लिए जो है वो प्रयास करेंगे। और जहाँ तक कि भारतीय जनता दल के पदाधिकारी हो, कार्यकर्ता हो और उसका उम्मीदवार, इन तीनों के लिए बराबर भारतीय जनता दल कहता रहा है कि पात्र लोग और पात्र में खैर जो मंच और नियत का भी एक बहुत बड़ा प्रश्न है। और खास करके इस माहौल में, जबकि इस राजनीति के क्षेत्र में मतलब यानी जातिवादी, सांप्रदायिक, भाषावादी, प्रांतवादी, क्षेत्रवादी, समुदायवादी, इस तरह के जो है विघटनकारी मानसिकता वाले तत्व जो है वो हावी हैं। और फिर इसके बाद तिकड़मी
जनता से झूठ बोलने वाले, अपराधी किस्म के, भ्रष्टाचारी, इस तरह के तत्व इस क्षेत्र में इनका वर्चस्व है, बोलबाला है, आधिपत्य है। ऐसे वातावरण में भारतीय जनता दल को के लिए पदाधिकारियों का चयन, कार्यकर्ताओं का चयन और 2024 का जो आम चुनाव है, जो जनरल इलेक्शन है, उसके लिए उम्मीदवारों का चयन, वो भी एक बहुत आवश्यक, दुर्लभ और बहुत ही एक कठिन कार्य है और बहुत बड़ा कार्य है। और वो भी इसलिए कि पात्र लोगों को ही लेना है, चाहे वो कार्यकर्ता हो, चाहे वो पदाधिकारी हो, चाहे वो उम्मीदवार हो। तो पात्र अच्छा, इसके पहले एक निवेदन जो कि पहले भी मैंने किया हुआ कि इसको आप सभी भारतीय भाई बहन इन वीडियोस को, जो कि 1200 से लेकर 1300 से अधिक वीडियो जारी हो चुके हैं इस संबंध में, इसको आप आगे बढ़ाएं, जन जन तक ये पहुँचे। आप भी इसको कर सकते हैं और आपके बच्चे जो कि ज़्यादा जानकार हो सकते हैं उनके द्वारा भी आप करा सकते हैं। तो जन जन तक पहुँचना जो है एक बहुत बड़ा कार्य और लक्ष्य है। यह भाषण और प्रचार का विषय नहीं है, ये एक राष्ट्रीय मुद्दा है कि भारतीय जनता दल बराबर बता रहा है कि ये दूसरी और वास्तविक आज़ादी का ये संघर्ष है। और ये संघर्ष की मॉडलिटी थोड़ी सी अलग है, थोड़ी सी डिफरेंट है। इसमें उस तरह से आंदोलन नहीं करना है, झंडा लेकिन नहीं दौड़ना है, और धूप की गर्मियों और पसीनों का सामना नहीं करना है, उससे पीड़ित नहीं होना है। यह सिर्फ मन में ठानना है और एक बहुत सशक्त माध्यम है चुनाव के जरिए, ईवीएम के जरिए उसको प्रकट करना है शांतिपूर्ण तरीके से। तो उस शांतिपूर्ण तरीके का जो तात्पर्य है उसको बोलते हैं वेलवेट रेवोल्यूशन, जो है शांतिमय या शांतिपूर्ण क्रांति। इसी के जरिए ये जो मन की ताकत है, मन में जो ठानना है, मन की जो कटिबद्धता है, मन की जो प्रतिबद्धता है, जो है उसका विकास करना है, उसकी मजबूती लाना है और उसको प्रकट करना है वो ईवीएम मशीन पर। हालांकि कुछ लोग कह रहे हैं कि ईवीएम मशीन की भी कुछ शिकायतें हैं, वो बाद में देखा जाएगा, और वो शिकायतें यदि व्यापक पैमाने पर नहीं है, थोड़ा बहुत इक्का दुक्का है, तो देख लिया जाएगा। तो यह दूसरी आज़ादी की लड़ाई है, उसका अभियान है, उसकी क्रांति है, दूसरी वो वास्तविक। और ये जो है आज़ादी जो है, ये मानसिक गुलामी से आज़ादी है। मतलब कि मानसिक गुलामी पहले भी थी और उन गोरे अंग्रेजों के जाने के बाद भी मानसिक गुलाम अभी भी है। और ये मानसिक गुलामी उस अंग्रेजों वाली गुलामी से ज़्यादा खतरनाक इस सेंस में है, किसी देश के जो गोरे अंग्रेजों के जाने के बाद जो काले अंग्रेज हैं, इनको पहचानने में हम भारतीय भाई बहनों की अक्षमता साबित हो रही है। हम इनको नहीं इनको पहचानने में विफल हो रहे हैं। हमारी जो कॉन्शियंस है, हमारी जो क्षमता है, ये इनको चिन्हित करने में, इनको पहचानने में कि हमारे भारतीय समाज के लिए कितने खतरनाक और शत्रु हैं, हमारे देश के लिए कितने खतरनाक शत्रु हैं, इसकी पहचान करने में अभी भी चूक हो रही है और विफलता हो रही है। और उस चूक में और उस विफलता में जो प्रमुख भूमिका है वो जातिवाद का है, संप्रदाय
या सांप्रदायिकता का है, भाषावाद का है, प्रांतवाद का है, क्षेत्रवाद का, समूहवाद का है, व्यक्तिगत महत्वाकांक्षावाद का है और व्यक्तिगत स्वार्थ का है। तो खैर व्यक्तिगत स्वार्थ हम इन्हीं जो जहरवाद हैं, समाज की जो है विघटनकारी जो अभिशाप हैं, इन्हीं में हम अपना व्यक्तिगत स्वार्थ साधते हैं। तो यही एक मानसिक गुलामी है और उस मानसिक गुलामी, जैसे जीएनपीसी के विषय में, इस गांधी नेहरू परिवार चांडाल चौकड़ी काकस के विषय में अब तक जो है उसके विषय में कि कितनी हमारे मुल्क भारतवर्ष के लिए खतरनाक और अभिशाप है, उसके तथ्य बताए गए हैं। जनता जागरूक हो रही है, लोग भी जागरूक हो रहे हैं, बड़े पैमाने पर नहीं हो रहे और बड़े पैमाने पर भी होना बाकी है। लेकिन ये जीएनपीसी के लोग और इसमें विशेषता इस बात की है कि जब भी जीएनपीसी या कांग्रेस के विषय में, जीएनपीसी मतलब गांधी नेहरू परिवार चांडाल चौकड़ी काकस, ये जीएनपीसी है, ये कांग्रेस नहीं है। कांग्रेस तो खैर इस तरह से नाम ले लिया गया, लेकिन जो इसका चाल चरित्र और चेहरा है वो जीएनपीसी का ही है, गांधी नेहरू परिवार चांडाल चौकड़ी काकस का ही है। और ये जो काकस है वो अपना नाम वो ले लिया है माने कांग्रेस का, और लेकिन वह जो है पूरे ये जो जीएनपीसी है उस संगठन पर गंडुली मारकर बैठी हुई है और इस संगठन को अपने स्वार्थ के हिसाब से एज पर इट्स ओन एक्सपीडियंस इसको नियंत्रित करती है, चलाती है, घुमाती है। और जब भी चुनावी सफलता इसको मिलती है तो इसी के अंडे बच्चे देश के प्रधानमंत्री बनते हैं और फिर वही जहरीला वातावरण ये सब पूरे देश में फैलाते हैं, झूठ और अफवाह का। और जहाँ तक देश का सवाल है, देश को लूटना, देश की सभी संवैधानिक, कानूनी और अन्य संस्थाओं को बंधक बनाना, उनको बंधक बना करके अपने लूट के रास्ते को प्रशस्त करवाना और लूट के पापों को ढकवाना। और हमारे देश में जो है ये जो जातिवाद, संप्रदायवाद, सांप्रदायिकता, भाषावाद, प्रांतवाद, क्षेत्रवाद, समूहवाद इत्यादि के द्वारा हमारे देश को खंड खंड करना और उसको तार तार कर देना, हमारे आम और गरीब भारतीय भाई बहनों को नारकीय जीवन देना, और ये सब जो है एक खूंखार औपनिवेशिक ताकत के रूप में। तो ये कुल मिलाकर के इस देश के लिए सिर्फ एलियन नहीं है, एलियन ही नहीं है, बल्कि बहुत बड़ी अभिशाप और बहुत बड़ी इस देश के लिए माने गद्दार भी कह सकते, गद्दार या दुश्मन। और इस स्तर का, इस लेवल का कोई संगठन है नहीं। अब इसके विषय में जो अपने को राष्ट्रवादी कहते हैं, बीजेपी के ये लोग कहते हैं कि भाई इस कांग्रेस को भी जिंदा होने चाहिए लोकतंत्र के लिए और देश के लिए, ये ऐसा कहते फिरते हैं। बीजेपी के लोग जो है, जो अपने को राष्ट्रवादी कहते हैं, इतने खतरनाक जीएनपीसी को बीजेपी के नेता और मीडिया वाले भी कहते रहते हैं कि लोकतंत्र के लिए और देश के लिए इस कांग्रेस का पुनर्जीवित होना जरूरी है। अब देख लीजिए, जिस कांग्रेस का चरित्र जो है ये भारत के विरुद्ध हमेशा रहा, जीएनपीसी का भी है वो, और इसके जितने भी वो ये तत्व है, मोहनदास करमचंद गांधी से लेकर के, जवाहरलाल नेहरू से लेकर, इंदिरा गांधी से लेकर, राजीव गांधी से लेकर के अभी जो ये सोनिया, राहुल, प्रियंका,
ये हमेशा बहुत खतरनाक किस्म के देश विरोधी हैं। तो इनको ये बीजेपी वाले जो कहते हैं कि इनका 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 इस देश में फलना फूलना, आगे बढ़ना, कम से कम विरोध पक्ष के रूप में रहना या लोकतंत्र के लिए देश के लिए आवश्यक है। कौन? ये राष्ट्रवादी बीजेपी वाले। तो बीजेपी का जो राष्ट्रवाद है, देखिए अब ये बीजेपी का राष्ट्रवाद कितना खतरनाक बना हुआ है इस देश के लिए, यह भी पूरे देशवासियों को, हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहनों को और हमारे आदरणीय भारतीय आवाम को समझना बहुत जरूरी है। बीजेपी का जो राष्ट्रवाद है, बीजेपी का राष्ट्रवाद का मतलब है कि जीएनपीसी ऐसी खतरनाक देश की दुश्मन, देश की गद्दार पार्टी को ये कहती है कि लोकतंत्र और देश के लिए इसका जो है जीवित, इसका जो है पुनर्जीवित होना, रिवाइव होना जरूरी है। ये इसका राष्ट्रवाद, इसीलिए इनको पाल के रखी है। लेकिन इसके पीछे मंशा कुछ और है। यही हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहनों को समझना जरूरी है। क्योंकि इन्हीं को जिंदा रख करके और इन्हीं को सामने दिखा करके और इन्हीं से तुलना करके ये जो है अब अपने को इनसे बेहतर दिखाते हुए ये चुनावी माहौल बना करके और निरंतर सत्ता में काबिज होने की इनकी ये साजिश है बीजेपी वालों का। और यही इनका राष्ट्रवाद है कि सत्ता पर काबिज रखना। तो सत्ता के कीड़े हैं, राष्ट्रवादी नहीं है ये। और कभी भी इनके लिए राष्ट्र सर्वोपरि नहीं है, इनके लिए सत्ता जो है सर्वोपरि है। जितनी भी नेहरू की गद्दारियां हैं इस देश के खिलाफ, उसको ये बीजेपी के जितने प्रवक्ता हैं, खास करके हिमांशु त्रिवेदी वगैरह, और बीजेपी के जितने यूट्यूबर हैं बैठे हुए, बस उसको गलती के रूप में दिखाते हैं, गद्दारी कभी नहीं कहते। अब जैसे उदाहरण लीजिए, इसमें जो है तवांग की घटना का वर्णन हो रहा है। तवांग में हमारी फौज ने शौर्य पराक्रम दिखाया और चीनी सेना को उसको पीट करके लाठी डंडों से उसको घायल करके उसको खदेड़ा है। ये वास्तविकता है। इसको जो है बीजेपी वाले राहुल ऐसे गद्दार को और लोगों को जो है, चाहे ये असदुद्दीन ओवैसी हो और लोगों को, ऐसे गद्दारों को मौका दे रहे हैं कि वो ये कहने का कि भारतीय सेना पिट रही है, चीनी सेना घुस रही है, इस तरह के कहने का मौका दे रहे हैं। इन बीजेपी वालों को ये नैतिक साहस नहीं हो रहा कहने का कि जिसको तुम बचा रहे हो, जिस नेहरू को, और थोड़ा बहुत छू करके उसका नाम लेकर के उसका संदर्भ जो है वो दे करके उसके गद्दारी के पापों को जिस तरह से तुम छिपा रहे हो, उस नेहरू के वक्त में क्या हुआ था, कितनी बड़ी गद्दारी हुई थी इस देश के साथ, उसको तुम छिपा रहे हो। और जो है इन गद्दार जीएनपीसी वालों को, गद्दार जो है ये राहुल गांधी को ये कहने का मौका दे रहे हो कि जो है ये हमारी भारतीय फौज पिट रही है और चीनी सेना घुस रही है। तो उसका एक नमूना आपको बता रहे हैं कि एक सुशांत सिन्हा करके है यूट्यूबर, इनका एक चमचा बीजेपी वालों का या मोदी का, वो बता रहा है कि राहुल गांधी वगैरह जो है कह रहा है कि इनका कोई, राहुल गांधी का कोई एजेंट चीन में बैठा हुआ है जो चीन की तैयारी को देख रहा है और वहीं से जो है भारत को डरवा रहा है। प्रश्न जो है राहुल गांधी के किसी एजेंट का चीन में बैठने का सवाल नहीं है, यह तो खुद चीन से मिला हुआ है। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी से इसके समझौते हैं। अब ये बात दूसरी है कि मोदी महोदय, बीजेपी वाले उस समझौते की जांच, अच्छा, उस समझौते के तहत जो है
इसने रिश्वत ली है। इस गद्दार राहुल गांधी ने रिश्वत ली है $8 मिलियन, और रिश्वत लेकर के भारत का बाजार दुश्मन चीन के लिए खोल दिया है, और फिर चीनी सेना को भारत की सीमा में घुसवाता रहा, और करीब 12,000 वर्ग किलोमीटर जो है उसी के अनुसार जो है चीनी सेना जो है भारत के अंदर घुसी है। और एक बार तो वक्तव्य भी आया था, एक बार जो है पेपरों में आया था कि शायद अप्रैल या मई 2013 में, ये तो अखबारों की रिपोर्ट है कि 15 किलोमीटर अंदर चीनी सेना घुस आई, और इन समूह ने इन कांग्रेसियों ने इस यूपीओ वालों ने उसको घुसवाया। जब इनके प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से पूछा गया तो वो कितनी बेहयाई के साथ जवाब दिया कि हम जो है घुसपैठ के मामलों पर तुल नहीं देते हैं। इसका जो गद्दार किस्म का एक एंटनी रक्षा मंत्री संसद में यह बयान देता है कि हमने जानबूझ करके सीमाओं पर कोई सड़क जैसी आधारभूत सुविधाएं मैंने जानबूझ करके नहीं बनवाई। क्योंकि जो है उधर से चीन की सेना घुसती जा रही है, और वो चीन की सेना इस सड़क का उपयोग न कर ले, इसलिए हम जानबूझ करके हमने जो है सड़क नहीं बनवाई, और इस प्रकार सड़क न बनवा करके हमने देश की रक्षा की है। इस तरह के कायरता और देश की गद्दारी के सरेआम जो है वो बयान हुए हैं। लेकिन सवाल इस बात का है कि ये बीजेपी वाले इन सारी गद्दारी के कारनामों को छिपाते हैं, न तो कभी संदर्भ वो देते हैं, और न कभी इनको गद्दार कहते हैं। प्रश्न ये है, इसी यूट्यूब के माध्यम से भारतीय जनता दल ने कई बार कहा है कि मोदी महोदय बीजेपी वालों जो डोकलाम के मुद्दे पर जब 4 साल पहले भारत की सेना और दुश्मन चीन की सेना आमने सामने डटी हुई थी, करीब 2.5-3 महीने आमने सामने, उसी दौरान ये गद्दार राहुल गांधी चीन के राजदूत से चोरी छुपे रात के अंधेरे में मिलता है, और पहले वो इनकार करता है या झूठ बोलता है कि वो नहीं मिला है, और जब काफ़ी उसकी घेराबंदी हुई, किलाबंदी हुई मीडिया इत्यादि के द्वारा, तब जाके वो कबूला कि उसको मिला है। तो भारतीय जनता दल ने इस संबंध में मांग की है कि कम से कम ये बीजेपी वाले मोदी महोदय उनकी सरकार जांच तो कराए कि आखिर इस राहुल गांधी ने उस दौरान जिस दौरान कि भारत की फौज और दुश्मन चीन की सेना आमने सामने 2.5 महीने तक खड़ी रही, और किसी समय भी युद्ध छिड़ सकता था, उतने नाजुक दौर में ये दुश्मन चीन के राजदूत से जो मिल करके अपने देश भारत की कौन सी संवेदनशील सूचनाएं और कौन सी सामरिक महत्व की सूचनाएं दुश्मन चीन के राजदूत से इसने साझा किया। बीजेपी वालों मोदी महोदय या उनकी सरकार उसकी जांच कराए, और भारतीय जनता दल का बिल्कुल कहना है कि मोदी महोदय ने इसकी जांच सिर्फ इसलिए नहीं कराई कि इस राहुल गांधी को बेनकाब नहीं होने देना, सिर्फ राहुल गांधी को बचाने के लिए ये नकली राष्ट्रवादी मोदी महोदय ने आज तक जो है इस प्रकरण का कि जो चोरी छुपे दुश्मन चीन के राजदूत से मिला था, वो क्यों मिला था, क्या मिला था, क्या इसने बात किया, इसकी जांच मोदी महोदय माने नकली राष्ट्रवादी मोदी महोदय ने या बीजेपी वालों ने जांच इसलिए नहीं कराई, सिर्फ जो है गद्दार राहुल गांधी को बचाने के लिए, ताकि वो बेनकाब न हो जनता के सामने। यही तो इसी को हमारे सभी आदरणीय भारत भाई मानव को समझना कि यह राष्ट्रवाद का मुखौटा बने हैं और देश के गद्दारों को ही बचा रहे हैं। तो और उसी प्रकार ये राहुल गांधी ने
चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के साथ जो है 2008 में वुहान में जो समझौता किया था, $800 मिलियन इसने रिश्वत भी लिया था चीन की कम्युनिस्ट पार्टी से राजीव गांधी फाउंडेशन के जरिए, और उस समझौते में गवाह के रूप में, साक्षी के रूप में जो है सोनिया गांधी और शी जिनपिंग जो कि उसमें उपराष्ट्रपति था, उसके दस्तखत हैं। तो उस समझौते में क्या है उसकी भी जांच ये छद्म राष्ट्रवादी मोदी महोदय, बीजेपी वाले आज तक उसकी भी जांच नहीं कराए, और सिर्फ इसलिए नहीं जांच कराए ताकि ये गद्दार राहुल गांधी बेनकाब न हो। तो जो देश के दुश्मन उद्देश्य गद्दारों को इस तरह से बचाए, वो कभी राष्ट्रवादी यानी हो सकता है? इसी तथ्य को, इसी मर्म को हमारे सभी आदरणीय भारतीय भाई बहनों को समझना है। जिस प्रकार ये सुधांशु त्रिवेदी नेहरू की करतूतों को बड़े सफाई से, अब मैं बताऊंगा कि किस तरह सफाई से उसका संदर्भ तो लेता है, लेकिन उसको गद्दारी से बचाने की ये हिमांशु त्रिवेदी जो है वो साजिश भी करता रहता है। ये अपने को राष्ट्रवादी कहता है वो हिमांशु त्रिवेदी। तो सुन लीजिए कि वो सुशांत सिन्हा जो एक चमचा किस्म का वो यूट्यूबर है बीजेपी का, तो बता रहा था, तथ्य तो बता गया कि जो है उस समय 62 में चीन की सेना पूरा तवांग जो है वो तवांग पर कब्जा कर लिया था, आधे अरुणाचल प्रदेश पर कब्जा कर लिया था, और उसके और वो माने आसाम में भी, और आसाम की भी सीमाओं में काफी घुस गए थे, और आसाम में एक जिला है तेजपुर वाले भी डर गए थे। तेजपुर का जो कलेक्ट्रेट ऑफिस के लोग डर गए थे कि अब तो चीनी सेना आने वाली है, और वहाँ का जितने भी दस्तावेज है, जितनी करेंसी नोटें हैं, वो सब जला दिए थे डर के मारे। तो ये गद्दार जवाहरलाल नेहरू जो है 62 में यानी आधा अरुणाचल प्रदेश में ये घुसवाया था। ये गद्दार जवाहरलाल नेहरू चीनी सेना को तवांग पर पूरा कब्जा हो गया था। तेजपुर तक जो तेजपुर जिला आसाम जो है वो भी भयभीत हो गया था। उसके राहुल गांधी आज सवाल उठा रहे हैं कि हमारी भारतीय सेना पिट रही है और जो है चीनी सेना घुस रही है। कि सारा मौका इन गद्दार जीएनपीसी गद्दार राहुल गांधी को बचाने वाले के रक्षक बीजेपी वाले ऐसा मौका दे रहे हैं इनको। यही तो एक विषाक्त वातावरण जरा हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन जाने कि जिसके गद्दार जवाहरलाल नेहरू ने चीनी सेना को उस समय तवांग पर जो है वो कब्जा कराया। आधे से अधिक जो है अरुणाचल प्रदेश जो है चीनी सेनाओं के द्वारा कब्जा करवाया। तेजपुर तक जो है वो उसका कब्जा हो गया था। उसी के राहुल गांधी को ये बीजेपी छद्म राष्ट्रवादी बीजेपी वाले मौका दे रहे हैं उल्टा आरोप लगाने का कि ये मोदी महोदय जो है अपनी सेना को पिटवा रहे हैं और चीनी सेना को घुसवा रहे हैं। इससे बड़ी गद्दारी जो है बीजेपी वालों की और मोदी महोदय की क्या हो सकती है। राहुल गांधी अपने ही देश के जो सेनाध्यक्ष को सड़क का गुंडा कहलाता है और दुश्मन पाकिस्तान के सेनाध्यक्ष को गले लगाने के लिए अपना दूत नवजोत सिद्धू को भेजता है। तो ऐसे राहुल गांधी को ये बीजेपी वाले न तो गद्दार कहते हैं न तो कहलवाते हैं। और डोकलाम का मुद्दा मैंने बताया ही कि जिसमें
दोनों दोनों देशों की सेनाएं, दुश्मन चीन की सेनाएं और हमारे हमारे भारत की सेनाएं आमने सामने डटी हों और युद्ध जैसा माहौल हो, उस दौरान जो है दुश्मन चीन के राजदूत से रात के अंधेरे में चोरी छुपे मिलता है, उसको भी ये बीजेपी वाले छद्म राष्ट्रवादी इस राहुल गांधी को गद्दार नहीं कहते। ये राहुल गांधी दुश्मन चीन के कम्युनिस्ट पार्टी से समझौता करके वो रिश्वत लेता है और लिखित में समझौता करता है। राजीव गांधी के फाउंडेशन के जरिए $800 मिलियन का रिश्वत लेता है। उसको भी ये बीजेपी वाले या मोदी महोदय इस राहुल गांधी को गद्दार नहीं कहते। ये कैसे उसका बचाव करते हैं कि उसका एक चमचा है बीजेपी का मनोज मुंतशिर, तो उसका एक वीडियो देखा गया। वो ये देखिए, छोटी छोटी घटनाओं का भारतीय जनता दल इसलिए वर्णन करता है, इसी से बीजेपी वालों की मंशा और उनकी मानसिकता और उनके मंसूबों का पता चलता है कि कितने खतरनाक हैं। तो उन्हीं का एक चमचा है, वो मनोज मुंतशिर कह रहा है कि विदेशी महिला का पुत्र कभी भी देशभक्त नहीं हो सकता। इतनी बड़ी बड़ी गद्दारी कर रहा है, तो इसमें इसकी कहने की क्या जरूरत है कि वो विदेशी महिला का पुत्र है, इसलिए वो देशभक्त नहीं है। सामने उसकी करतूत को छिपा रहे हैं बीजेपी वाले और मनोज मुंतशिर जैसे लोगों से ये कह करके कि विदेशी महिला का पुत्र जो है वो देशभक्त नहीं हो सकता। यही तो बीजेपी वालों की कितनी बड़ी गहरी साजिश है कि उसका करतूत को नहीं बताते हैं, देश के सामने ये रखते हैं कि इस जेएनपीसी का सबसे बड़ा अपराध है परिवारवाद। बस परिवारवाद ही चलाते हैं, लेकिन देश का ये गद्दार है, इसको बराबर ये सब ढकते रहते हैं। किस तरह की गद्दारी कर रहे हैं ये बीजेपी वाले देश के खिलाफ। इतनी बड़ी गद्दार पार्टी को गद्दार के रूप में न कह करके और बेनकाब न करके जो है सिर्फ परिवारवाद को दिखा कर करे, परिवारवाद कोई अपराध है, ये साजिश है बीजेपी वालों की। तो मनोज मुंतशिर के द्वारा ये कहलवा रहे थे कि विदेशी महिला का पुत्र राहुल गांधी कभी भी देशभक्त नहीं हो सकता। तो 1962 के युद्ध के समय में ये गद्दार जवाहरलाल नेहरू अपनी वायुसेना को इसने आदेश नहीं दिया। और जैसा कि मैंने बताया था कि 1962 में इसने जो गद्दारी की, इसने जवाहरलाल नेहरू ने एक तो अपनी फौज के लिए एक सुई तक नहीं बनने दिया। इसने हमारी फौज निहत्थे मारी गई। इस कदर का ये गद्दार था ये जवाहरलाल नेहरू इस देश का। और इसका एक चहेता था कोई आर्मी का अधिकारी बीएम कौल, और बीएम कौल के विषय में उस समय के सेना अध्यक्ष बिना इस बात के लिए आगाह किए थे कि यह कभी भी खतरनाक बन सकता है। और सन 1962 के युद्ध में, और खास करके वो तवांग और नेफा के क्षेत्र में, ये जो है वो किशमेनन ने गद्दार नेहरू के ही इशारे पर इस बीएम कौल को भेजा। वो गद्दार किस्म का बीएम कौल सेना का अधिकारी, उसी के नेतृत्व में पूरा का पूरा जो है उसने चीनी सेना को जो है कब्जा करवाया तवांग पर भी और आधे से अधिक अरुणाचल प्रदेश पर भी। तो ये गद्दारी थी गद्दार नेहरू की। लेकिन वो ये जो मैंने यूट्यूबर था, पत्रकार जो सुदान सिन्हा, उस नेहरू को गद्दार नहीं कह रहा है। ये पूरी जो मंडली है बीजेपी की, चाहे वो यूट्यूबर के रूप में हो, चाहे सुशांत सिन्हा के रूप में हो, चाहे प्रदीप सिंह के रूप में हो, चाहे हर्षवर्धन त्रिपाठी के रूप में हो, चाहे मनीष ठाकुर,
ठाकुर के रूप में हो, ये इसी रणनीति पर काम करती है कि राहुल गांधी के पापों को ढका जाए। यही तो इनकी गद्दारी है। यानी बीजेपी के जितने सिपा सालार जो हैं कि यानी राहुल गांधी के गद्दारी के पापों को ढकने के लिए ही ये सब ऐसा करते हैं। बीजेपी तो खैर करती है। तो सुशांत सिन्हा सब कुछ वो कह दे रहा है कि अब हमारे आवाम को ही फैसला करना पड़ेगा कि जो प्रधानमंत्री के रूप में हमारे देश का प्रधानमंत्री के रूप में अपने देश के सर पर बैठ करके दुश्मन चीन की सेना को घुसवाए, तवांग पर कब्जा कराए और जो है अरुणाचल प्रदेश में चीनी सेना को घुसवाए, उससे बड़ा इस देश का गद्दार कौन हो सकता है? अब आप लोग फैसला करिए, छोड़िए ये प्रदीप सिंह और जो है और सुशांत सिन्हा और बीजेपी वालों के ये तो गद्दारों को बचा रहे हैं सिर्फ राष्ट्रवाद का मुखौटा पहन करके। तो अब ये फैसला जो है हमारी आवाम को करना होगा कि इस नेहरू से बढ़कर के गद्दार कौन हो सकता है। और फिर इसने जो है लद्दाख का वो हिस्सा अक्साई चीन के रूप में दुश्मन चीन को दे दिया। देने के बाद बोल क्या रहा है? अपने देश के लद्दाख का अक्साई चीन वाला हिस्सा 42,000 वर्ग मील चीन के हाथों में सौंप करके ये गद्दार जवाहरलाल नेहरू संसद में बोल रहा है कि वो जमीन चली गई तो कुछ तो कोई बात नहीं है, वहां एक घास भी नहीं उगती है। उसने गद्दारी के साथ और बेहयाई के साथ बोलता रहा। और पता नहीं कैसे किस किस्म के सांसद थे, क्या वातावरण था कि इतनी गद्दारी और बेहयाई का जो उसके वक्तव्य पर कोई बोल नहीं रहा था। और बोलने वाला सिर्फ एक ही जो है वो थे महावीर त्यागी ने अपने सर से जो है वो टोपी उतार करके ये कहा कि नेहरू महोदय, हमारे सर पर भी बाल नहीं हैं, तो क्या आप हमारे सर को भी काट करके चीन को आपको दे देंगे? तो कायरता का वातावरण जो है, नेहरू तो जो है गद्दारी का तांडव कर रहा था, लेकिन बाकी लोग जो कायरता दिखा रहे थे, ये भी एक अभिशाप है। बाकी उस समय मैंने नेहरू की गद्दारी के आगे बाकी लोगों का जो कायरता वाला जो मैंने इस तरह की जो करतूत और कारनामे हैं, वह इस देश के लिए और माने दुखदायी है। तो महावीर त्यागी को जबकि ये कहना चाहिए था कि नेहरू महोदय, महावीर त्यागी को ये कहना चाहिए कि नेहरू महोदय, आपके सर पर भी बाल नहीं है, तो क्या आपके भी गर्दन को काट करके दुश्मन चीन को सौंपा जाए? ये जवाब बनता था। लेकिन लोग इतने उसमें कायर हो गए थे कि इतना तक नहीं बोल सके। इसीलिए तो प्रश्न ये उठता है कि जिस समय ये मोहनदास करमचंद गांधी और जवाहरलाल नेहरू ये देश की गद्दारी का तांडव कर रहे थे, तो बाकी लोग क्या कर रहे थे? बाकी लोग जो है मौलाना आजाद, अंबेडकर साहब, राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये मोहनदास करमचंद गांधी और जवाहरलाल नेहरू की गद्दारी के तांडव के आगे ये मौन क्यों थे? क्यों झुके? और इस तरह से मौन, इस तरह से झुकना, वो महाभारत का वो परिदृश्य सामने आता है कि इतने चरित्रवान और जो है और इतने धनुर्धर और इतने शक्तिमान हमारे पितामह, भीष्म पितामह और गुरु द्रोणाचार्य, गुरु कृपाचार्य, इनके सामने जो है महारानी द्रौपदी का चीरहरण के द्वारा जो अपमानित किया जा रहा था, सब लोग जो है ये मैंने वो परिदृश्य देख रहे थे, ये जो है, और सर झुका करके।
यानी दुर्योधन का जो इस तरह से घिनौना चरित्र वो तांडव कर रहा है, और उसके आगे भीष्म वो मैंने पितामह गुरु द्रोणाचार्य, गुरु कृपाचार्य और अन्य लोग जो है सर झुका करके जो है यानी उस तांडव के आगे, यानी दुर्योधन की दुष्टता के तांडव के आगे ये लोग जो है सर झुकाए हुए थे। लगभग वही दृश्य जो है उस समय था कि देश को बांटा जा रहा है, और जिस नेहरू के पक्ष में एक भी कांग्रेसी नहीं है, शून्य, और उसको जो है सत्ता दिलाने के लिए और उसकी सत्ता की हवस को पूरा करने के लिए देश को बांटा जा रहा है। 25 से 30 लाख लोगों को मारा जा रहा है, और 3 करोड़ से ऊपर से भारतीय भाई बहनों के घर उजाड़े जा रहे हैं, और ये लोग जो है वो महाभारत की तरह जो है वो नतमस्तक सर झुकाए। इसीलिए जिस प्रकार भीष्म पितामह को सजा मिली ना, 6 महीने तक उनको जो है बाण की सैया पर लेटे रहे, उनको मृत्यु जो है वो नसीब नहीं हुई। कि कितनी दुखदाई मृत्यु उनको नसीब हुई। इसी प्रकार दुखदाई मृत्यु जो है द्रोणाचार्य को भी हुई, कृपाचार्य को भी हुई। उसी प्रकार इस नेहरू ने एक एक करके सबको अपमानित किया। राजेंद्र प्रसाद को किया, सरदार पटेल जो है वल्लभ भाई सरदार वल्लभ भाई पटेल को किया, ये बाबा साहब को किया, मौलाना आजाद को किया, सबको किया उसने अपमानित, और अपमानित होना ही था। वो तो अपमानित करता ही। तो अब आ जाइए कि जो ये हिमांशु त्रिवेदी जो है नेहरू की गद्दारियों को नहीं कहता है, मोहनदास करमचंद गांधी की गद्दारियों को नहीं बताता है। वो क्या बताता है, किस संदर्भ में, कि कांग्रेस के अंदर लोकतंत्र नहीं था। ये नहीं बताता है कि कितने बड़े अभिशाप नेहरू को जो है ये मैंने देश के ऊपर थोपा, जिस नेहरू के पक्ष में एक भी कांग्रेसी नहीं था, और स्वयं मोहनदास करमचंद गांधी उसमें कांग्रेस का प्राथमिक सदस्य भी नहीं था। जरा हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन जरा इसको सोचे ना। और इसके जवाब में जब उससे पूछा गया कि भाई ये जो मैंने इतना निकम्मा और जो जिसके पक्ष में कोई कांग्रेसी नहीं, शून्य लोग हैं, उसको आपने जो है सरदार पटेल जिसके पक्ष में पूरी कांग्रेस उनके पीछे थी कि वही कांग्रेस अध्यक्ष बनेंगे, और वो कांग्रेस अध्यक्ष के बाद वही देश के प्रथम प्रधानमंत्री बनेंगे। उनको आपने दरकिनार करके इसे नेहरू को, जिसके पक्ष में कोई कांग्रेसी नहीं है, आपने प्रधानमंत्री क्यों बनाया? तो ये गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी जवाब देता है कि नेहरू किसी के अधीन काम नहीं करना चाहता। अब सवाल ये उठता है कि कोई इस गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी से ये नहीं पूछा कि इतना निकम्मा और सबसे कम उम्र का था, सरदार पटेल से भी कम उम्र का था, जिन्ना साहब से भी कम उम्र का था, और उनसे कम जो है तजुर्बा भी था, निकम्मा भी था। वो निकम्मा ये कह रहा है कि हम जो है किसी के अधीन यानी काम नहीं कर रहे हैं। किसी के अधीन काम करने के बाद वो करता है भैया जो सबसे योग्य हो, जो सबसे निकम्मा है, वो यानी गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी के अनुसार जो सबसे निकम्मा है, जिसका समर्थन कोई नहीं हो, वो ये कहे कि नहीं हम किसी के अधीन नहीं कि हम किसी के अधीन नहीं काम कर सकते हैं। यह बात किसी की भी गले, किसी के और किसी को भी पचने वाली है।
इस तरह का कुतर्क दिया इसने, इस गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी ने इस गद्दार जवाहरलाल नेहरू को प्रधानमंत्री के रूप में देश पर थोपने के बाद, और उसके बाद भी और भी इंटरव्यू में यही सवाल किया गया कि जब पूरी कांग्रेस जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल के पक्ष में, कांग्रेस अध्यक्ष बनाने के पक्ष में थी, कि इसलिए कि जो कांग्रेस का अध्यक्ष बनेगा उसमें वही अंतरिम मंत्रिमंडल का वही अंतरिम मंत्रिमंडल का प्रधानमंत्री बनेगा। तो आपने उस नेहरू के इसके पक्ष में कोई कांग्रेसी नहीं था, आपने देश का प्रधानमंत्री क्यों बनाया? तो फिर ये बेहाई भरा कुतर्क दिया इस गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी ने, कि हमने इसलिए बनाया कि उसको अच्छी अंग्रेजी आती है, देशों से अच्छा संबंध वो रखने में काबिल है, और एक सफल अंग्रेज है। किसी ने इस गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी से यह नहीं पूछा कि जिन अंग्रेजों को भगाने के लिए, उनसे आज़ादी पाने के लिए हमारे 7 लाख भारतीयों ने अपनी जान दी, अपना प्राण दिया, शहीद हो गए। फिर तुम आज़ादी के नाम पर, आज़ादी के बाद फिर तुम जैसे गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी फिर किसी अंग्रेज को ही बिठा रहे हो। कितना बेशर्म, बेहया और गद्दार था वो। इन सब बातों को बताने के बजाय ये सुधांशु त्रिवेदी बस बोलता है कि कांग्रेस में आंतरिक लोकतंत्र नहीं था, बस उसी के संदर्भ में बताता है। लेकिन नेहरू की गद्दारियों के विषय में बराबर पर्दा डालता है, बराबर ढकता रहता है। कौन? राष्ट्रवादी बनता है ना ये सुधांशु त्रिवेदी। तो जितनी गद्दारियां हैं इसकी जवाहरलाल नेहरू की, उतनी ही गद्दारियां जो है ये बीजेपी वालों की है, नेहरू की गद्दारियों को छिपाने की। और इनको देखिए, इनका चरित्र पहले देखिए। ये कभी भी सुभाष चंद्र बोस के विषय में बात नहीं करेंगे, ये कभी जो है भगत सिंह के विषय में बात नहीं करेंगे, बाबा साहब अम्बेडकर के विषय में बात नहीं करेंगे, हमारे अमर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद के विषय में बात नहीं करेंगे, हमारे अशफाकुल्लाह जी के विषय में बात नहीं करेंगे, हमारे खुदीराम बोस जी के विषय में बात नहीं करेंगे, सुब्रमण्यम भारती जी के विषय में बात नहीं करेंगे। ये सिर्फ लाएंगे गोडसे को। और जैसा कि भारतीय जनता दल ने बराबर बताया है कि यदि ठीक से जांच आज भी हो जाए और तब भी हुई होती, तो इस मोहनदास करमचंद गांधी की हत्या में नेहरू की ही भूमिका जो है वो उजागर होती, और नेहरू का ही हाथ था। और उसमें ये आरएसएस भी उजागर होती कि आरएसएस ने क्यों इस गद्दार नेहरू को गांधी की हत्या में बचाने के लिए इसने जो गोडसे को आगे किया, और किस तरह से उसको सिखा पढ़ा करके कि हमने गांधी को मारा, इस तरह से उसने आगे किया उसने। और ये बात तो सार्वजनिक भी है, यह बात सार्वजनिक भी है कि उस गांधी को 4 गोली लगी थी, और गोडसे ने सिर्फ 2 गोली मारी थी। पोस्टमार्टम भी कहता था कि 4 गोली लगी थी। और जब किसी को गोली लगती है तो वो पीछे क्यों गिरता है ना, ये आगे वो गोडसे की ओर गिरा था ये मोहनदास करमचंद गांधी गोडसे की ओर गिरा था। गोली लगने के बाद मोहनदास करमचंद गांधी जो है वो पीछे की ओर न गिर करके गोडसे की ओर ही गिरा। यह भी बहुत बड़ा संदेह पैदा करता है। और
और नेहरू की इसमें प्रमुख भूमिका थी। वो इस बात से प्रमाणित होती है कि मोहनदास करमचंद गांधी की जो 30 जनवरी 1948 को गोली लग करके मृत्यु हुई थी, उसके पहले कई बार आक्रमण इसके ऊपर हो चुके थे। इस मोहनदास करमचंद गांधी के ऊपर आक्रमण हो चुके थे इसकी गद्दारियों को देखते हुए। तो प्रधानमंत्री के रूप में था गद्दार जवाहरलाल नेहरू, और बराबर इसे मोहनदास करमचंद गांधी को बापू बापू करके हमेशा 24 घंटा चमचागिरी करता था। तो देश का प्रधानमंत्री जिसकी 24 घंटा जो है बापू बापू करके जो है चमचागिरी करे, और उस पर उस मोहनदास करमचंद गांधी के ऊपर आक्रमण हो, आक्रमण के बाद भी कोई सुरक्षा जो है वो कोई सुरक्षा प्रदान न करे देश का प्रधानमंत्री। ये सबसे बड़ा प्रमाण है कि मोहनदास करमचंद गांधी की हत्या में नेहरू की प्रमुख भूमिका थी। लेकिन बात यहीं तक नहीं है। नेहरू की प्रमुख भूमिका, नेहरू को बचाने के लिए फिर आरएसएस आ गई, जो है वो गोडसे को भेज करके। अब गोडसे को अच्छी तरह ट्रेनिंग दिया था, अच्छी तरह उसको शिक्षा दिया था कि तुमको कुछ और नहीं बोलना, तुमको बस यही बोलना है कि हमने ही गांधी को मारा, हमने ही गांधी को मारा, हमने ही गांधी को मारा। और अपने इस कथन के समर्थन में उसने एक किताब भी लिख दी कि हमने गांधी को क्यों मारा। या इसको समझने के लिए भी जैसा कि एक आध एपिसोड में बता भी गया है कि ये जेएनपीसी वाले चाहे नेहरू हो चाहे कोई भी हो, ये बहुत खतरनाक किस्म के अपराधी किस्म के, मैंने अपराधी वो वृत्ति के। तो आप सभी लोग उपन्यास या कहानियों में या फिल्मों में देखते होंगे कि कोई हुकार किस्म का माने अपराधियों का एक गैंग है, और उस गैंग का एक सरगना है, और गैंग का जो सरगना है उस गैंग के किसी सदस्य की सहायता से एक कोई बहुत बड़े यानी मकसद को हासिल करता है वो सरगना। तो हासिल करने के बाद माने जिस सदस्य की सहायता से, यानी जिस सदस्य को सीढ़ी बना करके उस मकसद को हासिल करता है वो उस गैंग का, उस गिरोह का सरगना, उस मकसद को हासिल होते ही उस सदस्य को जिसने सीढ़ी के रूप में इस्तेमाल किया था, तुरंत उसको समाप्त करता है। क्यों? कि वह उसके लिए खतरा बन सकता है। तो वही स्थिति थी मोहनदास करमचंद गांधी की इस गद्दार जवाहरलाल नेहरू के लिए। इस जो है मैंने सत्ता हथियाने की हवस को पूरा करने में किस तरह की ये गद्दारी किया, ये मोहनदास करमचंद गांधी ने देश को बंटवाया, जो भी किया इसने। तो और इस गद्दार जवाहरलाल नेहरू की सत्ता प्राप्ति के बाद अपने प्रधानमंत्री पद प्राप्ति की हवस पूरा करने के बाद इसके मन में बराबर ये आशंका थी कि किसी वक्त भी ये मोहनदास करमचंद गांधी यह मुंह खोल सकता है, उसके लिए खतरा बन सकता है, और सारी बातों को जो है वो खुलासा कर सकता है कि कैसे कैसे जो है ये इसने जो है गद्दार जवाहरलाल नेहरू के लिए इसने साजिश किया और देश को बांटा। तो इसके विषय में मोहनदास करमचंद गांधी खुलासा कर सकता था। तो इस प्रकार जो है बहुत बड़ा खतरा था जवाहरलाल नेहरू के लिए, बहुत बड़ा खतरा था। तो उस खतरे का इंतजाम करना ही था जवाहरलाल नेहरू को उस खतरे का इंतजाम करना ही था। इसलिए इससे भी काफी चीजें पुष्ट होती हैं कि मोहनदास करमचंद गांधी की हत्या में
इस जवाहरलाल नेहरू का ये प्रमुख भूमिका थी। लेकिन यहाँ भी आरएसएस जो है इस देश के साथ फिर गद्दारी करती है, उसे नेहरू को बचा करके। तो जैसा कि मैंने बताया था कि ये आरएसएस जो है इस जीएनपीसी की और खास करके नेहरू की, गद्दार जवाहरलाल नेहरू की बिल्ली का पंजा है, यानी कैट्स क्लॉ है, कैट्स पॉ। और जैसा कि एक आध एपिसोडों में इसको स्पष्ट किया गया था, बिल्ली का पंजा या कैट्स पॉ एक मुहावरा होता है। उस मुहावरे का तात्पर्य यह होता है कि मान लीजिए जो बिल्ली का पंजा है, जिसके लिए वो बिल्ली का पंजा है, वह उसके लिए वो उस कार्य को संपन्न करता है जो और किसी के बूते का न हो। अब देश बटा था, सभी लोग जो है वो परेशान थे। अब जो हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहन थे, हमारे जो भारत में रह गए थे, जो भी रहना क्या, वो तो थे ही, इसमें रहने वाली बात ही नहीं है। तो अब इनको किस तरह से इन कांग्रेसियों की झोली में झोंकना है, इसके लिए आरएसएस ने एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई और वो भूमिका आज भी निभा रहा है। वो बराबर ये बोलता रहा कि हमारा जो ये देश जो है भारतवर्ष, जो कि भारत के संविधान से जो है मैंने नियंत्रित है और उसके द्वारा चल रहा है, उसी पर आधारित है। और विशेष करके कि भारत के संविधान के द्वारा हमारे देश की व्यवस्थाएं, संस्थाएं जो है वो नियंत्रित हैं, संचालित हैं, आदेशित हैं और जो है और निर्देशित हैं। तो अपने देश की संस्थाओं का भारत के संविधान और उसके प्रावधानों के द्वारा नियंत्रित होने, आदेशित होने, संचालित होने और निर्देशित होने के कारण यह हमारा देश भारत गणराज्य है, भारतीय गणतंत्र है, इंडियन रिपब्लिक है। इतनी बड़ी सच्चाई के आगे ये झूठ बोल रहा है, अभी भी बोल रहा है कि ये हिंदू राष्ट्र है। बताइए, तो अब हिंदू राष्ट्र की बात, वो भी आरएसएस कोई मामूली संगठन तो है नहीं, सड़क छाप संगठन तो है नहीं, नामी गिरामी संगठन है। अब इस बात को जो है, और मैंने बताया कि हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के तबके की एक बहुत बड़ी और परमानेंट कमजोरी यह है कि वह झूठ और अफवाह का सबसे पहले और सबसे अधिक शिकार बनते हैं और इसका खामियाजा भी वो भुगतते हैं। तो आरएसएस के इसे झूठ का कि हमारा देश जो है भारतीय गणतंत्र ने, हालांकि वो लोग भी जब पासपोर्ट लेते होंगे तो उस पासपोर्ट पर यही लिखा रहता है भारत गणराज्य, उस पर हिंदू राष्ट्र नहीं लिखा रहता है। लेकिन इसके बावजूद भी चूंकि ये हिंदू राष्ट्र बोलता रहता है, मोहन भागवत या उसके इस तरह से जो है आरएसएस के जो प्रमुख या उसके सरसंघ संचालक वो बोला करते हैं कि हिंदू राष्ट्र बोला करते हैं। तो ऐसा बोलने से जो है, जैसा कि मैंने बताया कि हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहन जो है उनकी ये परमानेंट कमजोरी है, बड़ी कमजोरी कि वो इसका माने झूठ और अफवाह का शिकार सबसे पहले होते हैं और सबसे अधिक होते हैं। अब ये एपिसोड चूंकि लंबा हो रहा है, तो इस तरह से करके ये जो है आरएसएस वाला जो है, यानी कांग्रेसियों के लिए जो है, इनको वोट बैंक बनाने में, हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों को मैंने इस कांग्रेस के लिए वोट बैंक बनाने में, उनकी झोली में झोंकने के लिए प्रथम रूप से जिम्मेदार है। और तो और
आरएसएस के प्रवक्ता अभी भी, चाहे संगीत रागी हो, चाहे वो अग्निवेश अवस्थी हो, चाहे कोई भी हो, या राकेश सिन्हा इत्यादि है, ये बराबर छाती तान के कहते हैं कि नेहरू आरएसएस की शाखाओं में आते थे और वो लिख के गए हैं स्मरणिका में, मेमोराबिलिया में, कि आरएसएस एक सांस्कृतिक और देशभक्त संगठन है। अब जरा बताइए, जो संगठन आरएसएस जैसा, और वो तर्क देते हैं कि ये सब कि नेहरू जी ने, चाहे नेहरू को बराबर इस गद्दार नेहरू को बराबर सुधांशु त्रिवेदी बोलता है, नेहरू जी, आदरणीय नेहरू जी। बताइए, गद्दारों को ये कभी भी सम्मान नहीं देता है। हमारे सुधांशु त्रिवेदी हमारे सुभाष चंद्र बोस को, चंद्रशेखर आजाद को, खुदीराम बोस को बराबर नेहरू जी, आदरणीय नेहरू जी। ये सब कम गद्दार नहीं है देश के, ये तो समझने की आवश्यकता है। तो आरएसएस के ये चाहे राकेश सिन्हा हो, चाहे अग्निवेश अवस्थी हो, चाहे संगीत रागी इत्यादि बोलते रहते हैं कि नेहरू जो है आरएसएस की देशभक्ति से मंत्र मुग्ध होकर के जो है 26 जनवरी की परेड में बुलाया और उसके यहाँ जाकर लिख के आए हैं शाखाओं में, और शाखाओं में जाते थे लिख के आए हैं कि आरएसएस एक सांस्कृतिक और देशभक्त संगठन है। अब सवाल ये उठता है कि जो संगठन इतने घातक गद्दार नेहरू से देशभक्ति का सर्टिफिकेट लेता हो और सर्टिफिकेट को बिल्कुल सबके सामने अपने छाती पर लगा कर दिखाता हो, वो आरएसएस जो है किस किस्म का वो देशभक्त है, ये सवाल उठता है। अब ये जो कि एपिसोड लंबा हो रहा है, तो इन्हीं आवश्यक शब्दों के साथ इस आवश्यक परिचर्चा को यहीं पर विराम दिया जाता है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।